नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए, आज बात करेंगे गणित शिक्षण के सबसे टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जो कि आज के जो प्रश्न होने वाले हैं थोड़े कठिन होने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उस प्रश्नों को कर चुके हैं। जो लोग नए हैं, थोड़ा सा उनके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, हर एक प्रश्न जैसे हमने बताया कि कैसे सॉल्व करना है, उसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करते चलना है। तो क्या करिए, जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबाए, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, क्योंकि आज की जो गणित शिक्षण की क्लास होने वाली है, साथ में आप लोगों को प्रश्न भी सॉल्व करना है। लास्ट में 4 प्रश्न सॉल्व करना है, उससे पहले आप लोग पहले शिक्षण के प्रश्न कर लीजिए। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग सभी लोगों को जी। गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए, पहला प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कह रहा है कि गणित में त्रुटि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये कथन है, मतलब कह रहा है कि जो गणित है, गणित शिक्षण है, उसमें जो गणित में त्रुटियां होती हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। ये कथन है। पहला कह रहा है कि गलत, क्योंकि गणित में त्रुटि का कोई स्थान नहीं होता है। दूसरा कह रहा है कि गलत, क्योंकि त्रुटि लापरवाही दर्शाता है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि सही है, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार की रचना करते हैं। और चौथा करा कि क्योंकि सही है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके प्रसंगों के बारे में फीडबैक देती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग सही से करेंगे और सही से उत्तर इसका देंगे, तो राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए, अगर पहले प्रश्न से हम लोग जैसे प्रश्नों को काटते चलते हैं, अगर उस आधार पर चला जाए, तो पहला हमारा गलत है, क्योंकि कह रहा है कि गणित में कोई त्रुटियां नहीं होती। देखिए, जब भी आप कोई निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, तो उसका निष्कर्ष जो होता है दो आता है। दो में से एक आपका उचित आता है, जो कि या तो सही होता है वो प्रश्न, या तो गलत होता है। ठीक है, तो सही गलत में से एक तो आता है, लेकिन त्रुटि का कोई स्थान नहीं होता है जी। कभी कभी क्या होता है कि जब आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो कुछ अंक का हेर फेर हो जाता है और उस प्रश्नों को आप गलत कर देते हैं। तो देखिए, हमारा पहला तो गलत हो गया। दूसरा करा कि गलत है, क्योंकि त्रुटि लापरवाही। देखिए, त्रुटियां जो हैं गणित में अक्सर होती हैं। गणित हो गया, विज्ञान हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें त्रुटियां होती हैं, और त्रुटियों को दूर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब तीसरा कराए सही है, क्योंकि यह बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार से रचना करते हैं, यानी अवधारणा को, यानी बार बार जब उनके गलत होगी, तो वो एक नए तरीके से सोच करेंगे, एक तार्किक विचार करेंगे। तार्किक विचार करेंगे, तो तार्किक जब विचार करेंगे, तो उसमें क्या होगा, नए निर्माण करेंगे। उस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक नया सूत्र उत्पन्न कर देंगे। तो ये तो हमारा सही है। चौथा देख लेते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थियों को फीडबैक। देखिए, प्रतांगों यानी प्रतांक की बात कर रहा है, तो सीधे सीधे बांटने की बात करेगा, तो बांटने हमारा गलत होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा पहले का हमारा, तीसरे के साथ। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल के प्रश्न आप लोगों को रखे गए हैं, और लास्ट में आप लोगों के नाम और उत्तर के साथ रखे गए हैं, तो अपना नाम और उत्तर जरूर देखिएगा, और आज की भी उत्तर लास्ट के बताइएगा जरूर। देखिए, दूसरा हमारा ये करा है कि दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं को माप का मतलब ये है कि क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा कह रहा है, पहला करा है कि अप्रमाणिक इकाइयां, यहाँ पे जिसके द्वारा आप क्या करें, उसका प्रयोग न कर सकें। ठीक है। दूसरा करा है कि आकलन का मतलब होता है कि अंक प्रदान करना। ठीक है, अंक प्रदान करना। दूसरा करा है कि प्रक्षेपण। तो यहाँ पे देखिए, प्रक्षेपण के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे चौथा देख ले रहे हैं कि अध्यारोपण। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे दूसरे का राइट आंसर होगा हमारा जी। अप्रमाणिक इकाइयां, यानी किसी भी द्वारा आप यहाँ उसका जो सॉल्व है कर सकते हैं। आकलन यानी अंकों के द्वारा आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी सर्वाधिक उपयुक्त विधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेक्षेपण, देखिए, प्रेक्षण में का अर्थ ही होता है अवलोकन। देखिए, अवलोकन होता है प्रेक्षण में। क्या होता है, जब तक आप किसी वस्तु को, किसी समस्या को, किसी संख्या को जब तक देखेंगे नहीं, अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक उस कार्य का आप पूरा नहीं कर सकते। जैसे क्या है कि आपको प्रश्न ही सॉल्व करना है, तो प्रश्न सॉल्व करने के लिए पहले आप उसको देखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यंत्रों के उपयोग, देखिए, अवलोकन यंत्रों के उपयोग से डाटा की रिकॉर्डिंग करना होता है। अतः प्रेक्षण का सर्वाधिक उपयोग जो होता है, इससे दो या दो से अधिक विमाओं का मतलब होता है जो ये आपकी ये जो आपकी क्रियाएं होती हैं, उससे संबंधित है। तो उसकी क्या होती है, वस्तुओं के मापों एवं क्षेत्रफलों की तुलना यहाँ पे सुगमता से की जाती है। यानी जो प्रेक्षण, यानी पहले आप देखेंगे उस क्रिया को, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, उससे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न पे देखते हैं हमारा तीसरा क्या कर रहा है। देखिए, तीसरा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। देखिए, पहेलियों के द्वारा गणित सिखाना एक मनोरंजन के साथ साथ रुचि उत्पन्न करना होता है बालक में, क्योंकि रुचि के साथ बालक अगर पढ़ेंगे तो ज्ञान अस्थायी होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पहला करा है कि कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचान में, यानी दूसरा करा है कि विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, और तीसरा करा है कि समस्या सुलझाने के कौशल को परखने के लिए, और चौथा करा है कि समस्या सुलझाने के यहाँ पे करा है कि जो समस्या है, सॉरी, यहाँ पे
कराए कि समस्या सुलझाने के प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौशल होगा, याद रखिएगा कौशल होगा, ये थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है। इसका जो होगा कौशल होगा कि समस्या सुलझाने के कौशलों कौशलों अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए। जहाँ पर भी प्रोत्साहित आ गया तो बालक उस कार्य को करने के लिए बहुत ही उत्सुक होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि चौथे में देखिए हमारा यहाँ पे ये थोड़ा-सा कपड़ा नहीं होगा, यहाँ पे होगा कौशल होगा। कौशल होगा, कौशलों को प्रोत्साहित यानी नए-नए कार्यों को करने के लिए बालक को क्या करें, अग्रसित करें, यानी उसे क्या करें, प्रेरित करें। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं, चौथा हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए चौथा ये करा है कि गणित संरचना उल्लेख करता है। देखिए गणित संरचना किसका उल्लेख करता है। पहला करा है कि गणित यहाँ पे विचारों को यहाँ पे समाहित और संगठित करने की क्षमता को, दूसरा करा है कि समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को, और तीसरा करा है कि गणित प्रश्नोत्तरों में भाग लेने के कौशल को, चौथा करा है कि गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता को। तो यहाँ पे देखिए जब गणित का प्रयोग करेंगे तो आप बोल नहीं सकते, वाचन नहीं कर सकते, ठीक है, वाचन का प्रयोग अधिक नहीं कर सकते हैं गणित में। तो ये तो हमारा गलत हो गया चौथा। देखिए चौथा हमारा गलत हो गया। करा है कि गणित प्रश्नोत्तर में भाग लेना। देखिए प्रश्नोत्तर को भाग लेने में नहीं होगा, आप क्या करें, उस कार्य को करने के लिए वो खुद से प्रेरित होके या फिर दूसरों को प्रेरित करें ताकि वो रुचि ले सके। तो यहाँ पे भाग लेने से नहीं होगा, आपको उसके क्या करना, संरचना की बात किया। संरचना का मीन्स होता है निर्माण करना, ठीक है, निर्माण करना होता है। तो निर्माण आप क्या भाग लेके करेंगे, नहीं, आप क्या करेंगे, खुद से करेंगे। तो प्रश्नोत्तर में भाग लेके आप निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो हमारा चौथा और तीसरा गलत हो गया। समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, देखिए समस्याओं को सुलझाने की क्षमता आप विकसित कर सकते हैं, लेकिन किस हद तक करते हैं। अगर यहाँ पे आपके विचार हो, समाहित हो, संगठित करने की क्षमता हो, तभी आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या करा। उसमें क्या होता है, गणित संरचना जो होती है, गणितीय यहाँ पे विचारों को यहाँ पे समाहित और संगठित करने की क्षमता का वर्णन करता है, जिसमें बालक अपने तार्किक चिंतनों का क्या करता है, प्रयोग करता है। वहाँ पे जब तार्किक चिंतन का प्रयोग करेगा तभी तो प्रश्नों को सॉल्व करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसी बात पे एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं, और परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर तो करना ना भूलें। तो यहाँ पे देखिए पांचवा हमारा ये करा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं की बात कर दिया, तुरंत प्रश्न में देखा करिए कि नहीं है या फिर है। अब देखिए पहला करा है कि बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप प्रदान देना, और दूसरा करा है कि बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, और या फिर तीसरा करा है कि समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना, और चौथा करा है कि गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो अब राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का हमारा क्या होगा जी, जल्दी से बताइए। कि हम देखिए पहले जब मैराथन क्लास आप लोगों को गणित शिक्षण की चलाई गई थी, तो गणित एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पे जो गणित का मुख्य उद्देश्य होता है, बालकों के सोच का गणितीकरण करना, या फिर उनकी प्रक्रियाओं का गणितीय रूप देना। गणितीय रूप या सोच का पर यहाँ पे गणितीय प्रक्रिया करेंगे तो बालक तर्क करेगा, ठीक है, तर्क करेगा, विचार करेगा तो एक नए निर्माण करेगा सूत्र का। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे पांचवें का हमारा जाएगा, पहले के साथ जाएगा। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित के मुख्य उद्देश्य बच्चों की सोच की प्रक्रिया या गणितीकरण का विकास करना होता है, जिसमें क्या होता है, बालक अधिक से अधिक क्या करे, अपने मानसिक शक्तियों का विकास करे। देखिए गणित एक ऐसा विषय है, याद रखिएगा, गणित एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा बालक क्या करता है, अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करेंगे छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा हमारा क्या कर रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन है। उससे पहले हम बता दें कि जो आज की संख्या रखी गई है 17 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से 4 प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है, लास्ट में सॉल्व करना है, और याद रखिएगा हर एक प्रश्न सॉल्व वाला आप लोगों को एकदम सटीक उत्तर देना है। तो यहाँ पे बात करेंगे छठा कराए कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे पहला कराए कि संकल्पनाओं उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ना चाहिए, और यहाँ पे दूसरा कराए कि संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, और तीसरा कराए कि संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और यहाँ पे चौथा कराए कि संकल्पनाओं को मूर्त अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे छठे का हमारा राइट आंसर क्या होगा जी, छठे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि छठे का राइट आंसर होगा हमारा। देखिए जो छठे का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए सीधे सीधे ये करा है कि चौथे के साथ जाएगा। संकल्पनाओं को मूर्त रूप क्या करते हैं, जब आप किसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो पहले मूर्त रूप में ही, मूर्त रूप से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब ये है कि आपको, जैसे देखिए यहाँ पे हम आपको ऐसे समझाते हैं कि जब आप मूर्त रूप रखते हैं 4 + 5 करते हैं, तो ये देखिए मूर्त रूप है, लेकिन जब आप इस पर विचार करेंगे, ठीक है, विचार करेंगे तो तर्क करेंगे तो अमूर्त रूप जाएगा, कहाँ जाएगा, अमूर्त में जाएगा।
अमूर्त में जाएगा। तो अमूर्त में क्या करेंगे, तो आप जब इसको सोचेंगे, अमूर्त चिंतन करेंगे तो 4 + 5 करेंगे तो 9 होगा। तो 9 होगा तो ये आपका अब फिर से मूर्त रूप में आ गया। तो इसका राइट आंसर जो गया था हमारा यहाँ पे देखिए छठे का, चौथे के साथ गया था। जितने लोगों का चौथा सही है एकदम राइट आंसर है। इसी बात पे एक बार फिर से लाइक करिए, जितने लोग हैं कम से कम लाइक तो कर दीजिए भाई साहब। देखिए अब बात करेंगे सातवां, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। अब देखिए सही की बात किया है, याद रखिएगा सही की बात किया है कौन सा। तो अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है हमारा कि ज्यामिति की बात किया है। तो ज्यामिति में क्या होता है, समझ को विकसित करने के लिए तरीका बहुत ही अच्छा होता है। ज्यामिति में आप जब भी प्रयोग करेंगे चित्र का प्रयोग करेंगे, चित्र के प्रयोग के द्वारा ही आप ज्यामितीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या करा है हमारा। देखिए ये करा कि ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि एक क्रम में रखना, एक क्रम से चलना। पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, पहले क्या आएगा। अब देखिए पहला करा है कि मानचित यहाँ पे मानसिक चित्रण और औपचारिक निगमन विश्लेषण अनौपचारिक निगमन, और दूसरा करा है कि मानसिक चित्रण विश्लेषण अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन, और तीसरा करा है कि औपचारिक निगमन औपचारिक निगमन, और यहाँ पे तीसरा करा है कि मानसिक चित्रण और विश्लेषण, और चौथा करा है कि मानसिक चित्रण विश्लेषण औपचारिक निगमन अनौपचारिक निगमन। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि सातवें का राइट आंसर जाएगा हमारा। देखिए पहली बात तो ये बनता है कि मानसिक चित्रण क्या होता है, जो आपके मस्तिष्क में आपके जो विचार चल रहे हैं आप उसमें आप खुद से एक निर्माण कर रहे हो, तो मानसिक चित्रण होगी आपकी सोच पे। लेकिन औपचारिक निगमन क्या हुई, जो आपके समझ से कोई वस्तु प्रस्तुत हो। और विश्लेषण में से होता है बांटना, याद रखिएगा विश्लेषण में से होता है बांटना। और अनौपचारिक में इतना ये होता है कि जो वस्तु आपके समझ से न हो, यानी स्वतः ही आ जाना। ठीक है, अनौपचारिक हो गया। तो ये देखिए हमारा गलत है, क्योंकि एक क्रम में अगर रखा जाए तो चौथा हमारा सही होगा। क्योंकि जब आप पहले देखेंगे तो उसे क्या करेंगे, मानसिक चित्रण करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर औपचारिक मूर्त करेंगे, फिर अनौपचारिक। या औपचारिक देखिए ऊपर ही बताया गया है मूर्त से अमूर्त, तो मूर्त को हम रखेंगे यहाँ पे औपचारिक पे रखेंगे, अमूर्त को रखेंगे अनौपचारिक पे। अनौपचारिक का मतलब देखिए एक औपचारिक अधिगम होता है, एक अनौपचारिक अधिगम होता है। जो औपचारिक अधिगम होता है ये स्थान समय और एक जगह निश्चित होती है। अनौपचारिक जो होता है चलते चलते आप जन्म से मृत्यु तक सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, आठवें प्रश्न पे देख लेते हैं आठवां हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 8 का प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब बात करेंगे कौन सा कथन सही है। पहला करा है संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। दूसरा करा है स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। और तीसरा करा है कि पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। और यहाँ पे तीसरा का चौथा करा है बच्चों में संख्या ज्ञात विकसित करने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो अब ये बताइए कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। जी राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए। अगर बात करें पहले से, तो संख्या 9 के बाद शून्य, शून्य का परिचय देना चाहिए। क्यों, पहले आप नहीं बता सकते हैं कि शून्य के बाद ही आप अगर इस तरह से रखेंगे, प्लस माइनस की तरफ रखेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले ये करेंगे आपकी जीरो के बाद 1 2 3 4 धनात्मक की तरफ ले जाएंगे, फिर जीरो के बाद 1 2 3 माइनस की तरफ ले जाएंगे। तो इस तरह से भी बांट सकते हैं। तो हमारा पहला तो गलत हो गया। और दूसरा करा कि स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया। देखिए स्थानीय मान का मतलब ये हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे बता रहे हैं। स्थानीय का मान मतलब ये हो गया कि अगर आपको दे दिया जाए 5,600 यहाँ पे 658 दे दिया जाए, तो इसमें कहा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 का स्थानीय मान यहाँ पे 5,000 पे है, तो यहाँ पे 1,000 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5,000 आ गया। तो क्या इसी समय आप बताएंगे, इसी समय आप प्रयोग कर सकते हैं क्या, ऐसे नहीं बता सकते 1 2 3 9 और 10 ऐसे भी तो बता सकते हैं। तो इस तरह से संख्या तो हमारी गलत हो गई यहाँ पर दूसरा। लेकिन हमारा राइट आंसर जाएगा जो चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे आठवें का जो राइट आंसर जाएगा चौथे, क्योंकि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बच्चों में शून्य समझ की कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे देखते हैं। 9वां देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न को आप लोग कर चुके हैं पहले, तो इसे गलत मत करिएगा। क्योंकि लगभग 2 से 3 दिन ही हुआ है आप लोगों को यहाँ पे जो अधिगम अक्षमता है उससे पढ़ाए हुए, तो इसे गलत मत करिएगा। देखिए यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है। असमर्थता का मतलब ये है कि कठिनाई हो रही है। याद रखिएगा कठिनाई हो रही है, नाई हो रही है, लेकिन किस भी कठिनाई हो रही है ये तो बताइए। पहला करा कि लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया से, दूसरा करा है गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया से, तीसरा करा है यहाँ पे दृश्य स्थानीय संगठन असमर्था से, और यहाँ पे करा चौथा कि यहाँ पे पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक ट्रिक आपको बता देते हैं। जहां पर भी संख्या दे दिया जाए,
ठीक है, संख्या यहाँ पे देखिए दिया है, तो संख्या हमारा यहाँ पे जाएगा। संख्या का मतलब ये होता है कि गणती से, तो यहाँ पे गणती अक्षमता से जाएगा, जो कि गणती यहाँ पे होगा। गणतीय मतलब ये होता है कि जब आप गणना करते हैं, 4 + 5 करते हैं, +6 इसी में और जोड़ देते हैं, तो ये आपकी गणना हो गई। तो गणना से संबंधित जो कठिनाई होगी, ये आपकी डिस्कैलकुलिया से होगी। डिस्ग्राफिया देखिए लेखन से होगा, डिस्ग्राफिया यानी लिखने से होगा, लिखने से होगा। और यहाँ पे देखिए दृश्य से मतलब होता है कि जो आप देखते हैं उससे संबंधित हो गया। और पठन से, पठन का मतलब ये तो पढ़ते हैं, मौखिक, ठीक है, मौखिक रूप से देना। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। 10वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। यहाँ पे कह रहा है हमारा, देखिए कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करती हैं। पहला करा है कि मानसिक और मौखिक परिकलन, यहाँ पे देखिए एक ही में होगा परिकलन, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करते समय, यहाँ पे परिकलन की गति बढ़ाने के लिए। दूसरा करा है कि परीक्षा से बेहतर प्रदर्शन के लिए। और तीसरा करा है कि मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। और यहाँ पे चौथा करा कि शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि हमारा 10वें का राइट आंसर होगा जी। देखिए राइट आंसर जाएगा मूल गणितीय। मूल का मतलब होता है कि जो सही है उसे बालकों को बताना। शुरुआती क्रम से मान सकते हैं, जो बालक को पता हो, जो मूर्त हो, जो जिसपे बालक चिंतन करे। यहाँ पे मूल गणितीय संकल्पनाओं को पढ़ाना, यही तो होता है प्राथमिक स्तर के एनसीएफ 2005 के अनुसार। यही तो है कि बालकों में यहाँ पे गणितीय की संकल्पना को विकसित करना, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझाना, यही तो होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। 11वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 11 का कितने लोगों का सही होता है। हमको तो लगता है ये वाला आप लोगों का गलत होगा, और देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। अभी देख लेंगे कमेंट में, लेकिन इस बार देखेंगे जरूर कमेंट में। यहाँ पे देखिए हमारा ये है कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। देखिए गणित की जब कक्षा चल रही है उसमें संप्रेषण मिस होता है, भेजना। याद रखिएगा, भेजना कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको अगर आप लोग जान जाते हैं तो याद रखिएगा, आप उसे तुरंत सॉल्व करने का प्रयास। भेजना, भेजना होता है, या फिर इस एक माध्यम होता है। संप्रेषण में से भेजना भी कर सकते हैं, एक अपने वाक्यों को भेजने का माध्यम होता है। संप्रेषण में से हम लोग भेजना है सबसे उचित जानेंगे। सबसे उचित अगर नहीं आ रहा है तो आप जान लीजिए एक माध्यम होता है, ठीक है, माध्यम होता है संप्रेषण। संप्रेषण यानी अपने बोलचाल की भाषा को रखना। तो कह रहा है कि किस क्षमता का विकास होता है, तो पहला कह रहा है दंड आरेख यानी बार ग्राफ और को देखकर आंकड़ों को अर्थ लगाना। और दूसरा कह रहा है कि कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। और तीसरा कह रहा है गणित की समस्याओं को दूसरे के विचारों का खंडन करना। और चौथा कह रहा है गणित विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आंकड़ों को देखकर अर्थ बताना, जो कि गलत है। कह रहा है कि कक्षा में पूछे गए तुरंत उत्तर देंगे। तो क्या आपको हर बात का पता होगा? अभी हमने पूछ दिया, अभी भी पूछ दिया जाए कि ये बताइए जल्दी किस मंत्री का कोरोना से मृत्यु हो गई है, तो क्या बताएंगे? पहले तो आप सोचेंगे ना। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तो अब देखिए तीसरा कह रहा है कि गणित की समस्याओं को दूसरे के विचारों को, देखिए दूसरों को विचारों को हमेशा मान्यता देनी चाहिए, खंडन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरा भी गलत होगा, राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा 12 है, देख लेते हैं क्या करा है कि यदि एक विद्यार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संकल्पनाओं, यहाँ पे संक्रियाओं संपन्न है। यानी देखिए वो जो विद्यार्थी है उसे पूर्णांक के बारे में भी पता है, भिन्न के बारे में भी पता है, दशमलव के बारे में पता है, और यहाँ पे संख्याओं के चारों आधारभूत संक्रियाओं को संपन्न है, यानी उसे आता है, तो वो समर्थ है। वह किस में, देखिए विभाजनात्मक अवस्था में, उपादान में अवस्था में, संक्रियात्मक अवस्था में, और यहाँ पे परिणात्मक अवस्था में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण होगा। देखिए यहाँ पे कहा है विभाजनात्मक। देखिए विभाजनात्मक में होता है यहाँ पे बांटना होगा। अब आप यहाँ पे करा उपादान में होता है एक नए कार्य को करना, ठीक है, करना होगा किसी कार्य को। और संक्रियात्मक अवस्था, यानी संक्रियात्मक अवस्था ये होता है कि आप अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कार्य कर रहे हैं, एक लगे हुए हैं, उस कार्यों को कर रहे हैं, जुझारू हैं, उसे सीख रहे हैं। परिणात्मक यानी एक निष्कर्ष पे पहुंचना। तो हमें तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, यदि शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं में चारों आधारभूत संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही होगा। जोड़, घटाना, गुणा, भाग में क्या है, संपन्न है, तो वो संक्रियात्मक अवस्था में, क्योंकि उसे जोड़ना, घटाना, भाग तो आ रहा है, तो संक्रियात्मक यानी करके सीखने पे ही तो बल देगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। 13 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। पहला करा है कि उच्चतर गणित के लिए तैयारी करना, दूसरा करा है कि गणित की अमूर्त विचारों को जानना, और तीसरा करा है कि यहाँ पे देखिए करा है कि कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ते हुए सहायता करना, और चौथा करा है कि विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड। देखिए आपके यहाँ जो घरेलू परिवेश में जो शिक्षा दी जा रही है, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय में दी जाएगी? नहीं, उसके लिए सीखना पड़ेगा, अधिगम करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ। हमने पहले ही कहा है, पहले सकारात्मक शब्द खोजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है, एकदम नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, इन चारों में से कोई नहीं आ रहा है, तो बस ये देखिए कि कौन सा प्रश्न क्या पूछा है, निगेटिव पूछा है या फिर यहाँ पे या पॉजिटिव पूछा। तो उसके आधार पे आप देखिए सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है जो कि सकारात्मक है, या फिर सबसे छोटा क्या हो जो सबसे सकारात्मक हो। तो यहाँ पे इस आधार पे देखिए, तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना ही तो गणित एनसीएफ का एक लक्ष्य होता है कि बालक अपने परिवेश में रहकर उन सभी क्रियाओं को अच्छे से सीख सके। अब 14 का हम ये देखते हैं कितना अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। अब देखिए नहीं की बात किया है, इसी बात पे एक बार लाइक करिए, क्योंकि आप लोग नहीं मत करिए, लाइक करने से तुरंत लाइक करिए, ठीक है। देखिए पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का हमारा होगा जी। 14 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 14 का राइट आंसर होगा। यहाँ पे कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या समझ की महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। देखिए पहलू नहीं है, अगर होता तो पंक्तिबद्धता भी होती, गणना भी होती, अंक लिखना भी होता, लेकिन अगर नहीं है तो संरक्षण करना, ठीक है, संरक्षण करना हमारा राइट आंसर जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। अब आप लोग क्या करिए, प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक बार तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सबसे पहले इसका आंसर किसका आता है, देख लेते हैं। चलिए सॉल्व करिए, देख लेते हैं कितना है। करा है कि 280 का 20% कितना होगा। तो पहला करा है कि 210, दूसरा करा है कि 25, तीसरा करा है 56, चौथा करा है कि 50। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए किसका राइट आंसर होगा जी। जी राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग किसका राइट आंसर होगा जी। 2 मिनट का टाइम, 2 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए 5 सेकंड का आपको टाइम देते हैं। 5 सेकंड में क्या करिए, सेकंड में इसका उत्तर दीजिए जल्दी से कि 280 का 20% कितना होगा। देखिए 20% का मतलब होता है कि 100, ठीक है। 20% का मतलब होता है कि 20 में 100%, तो बराबर हो गया 120, ठीक है। अब पूछा कितना है, 280, 280 पूछा है, कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए, आ जाएगा उत्तर। या फिर ऐसे नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे करिए 280 प्लस 20, यहाँ पे देखिए होगा हमारा यहाँ पे 280 गुणे 20 बटे 100, यहाँ प्रतिशत का होगा 100 हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 280 है गुणे 20 है बटे 100, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब एक का वैल्यू कुछ रह नहीं गया, तो हमारा बचा 28 और 2, तो 28 गुणे 2 बराबर कितना हुआ, 56। अब देखिए 56 किसमें आ रहा है, तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा आया एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या कर रहा है, देखिए दूसरा हमारा ये कह रहा है कि 290 का 40% कितना होगा। अब कह रहा है कि 290 का 40% कितना होगा। आपको बता दिया है कि जो प्रतिशत का वैल्यू होता है 100 होता है, 40 का मतलब ये होता है कि जिसपे दिया होता है उसी में क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो 140 हो जाएगा ये, और यहाँ पे पूछा है 290, तो 290 गुणे 290 बटे 40 कर दीजिए 100, तो क्या होगा। आप लोगों को एकदम सरल तरीके से पढ़ना है, तो क्या करिए 200, पहले ये बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा क्या, 110 होगा, 125 होगा, 50 होगा, 116 होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 290 का 40% कितना होगा, 5 सेकंड है, जल्दी से बताइए कि 5 सेकंड आप लोगों को है, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा हमारा जी राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जल्दी से बताइए कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा जी, कौन सा होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे 290 दिया है, गुणे कितना दिया है, 40 दिया है, बटे कितना है, 100 दिया है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हमारा एक का वैल्यू कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि एक से किसी में भी भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा ये कह रहा है कि अब दो यहाँ पे 29 बचा, गुणे कितना बचा, 40 बचा। अब इसको क्या करेंगे, आप जब भाग देंगे इसमें, 40 नहीं बचेगा, जीरो कट गया है, तो यहाँ पे जो हमारा बचा 29 गुणे 4। अब हमारा बचेगा कितना, आंसर जो आएगा हमारा 116 आएगा, ठीक है, 116 आएगा। अब देख लेते हैं 116 किस में है, तो 116 जाएगा, 110 नहीं है, 125 नहीं है, यहाँ पे 50 भी नहीं है, राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले, इस बार किसका आता है, क्योंकि ये प्लस थोड़ा सा हट के है, ठीक है। कहा है कि 5000, यहाँ पे कहा है कि 5789 में 5 का
स्थानीय मान व जाति मान में अंतर क्या होगा? तो पहला हमारा देखिए करा है कि 5,689 होगा, या फिर करा 5,995 होगा, 4,995, और यहाँ पे तीसरा करा है कि 5,050 होगा, और यहाँ पे चौथा करा है 1,180 होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर होगा कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं, पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे? 5 सेकंड का टाइम ले लीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका उत्तर आता है। ठीक है, देख लेते हैं, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। जी, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए, अब 5 का स्थानीय मान पूछा है तो क्या करिए, 5, 7, 8, 9 ये हो गया। अब 5 का स्थानीय मान क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे हज़ारवें स्थान पे है, तो हज़ारवें स्थान पे हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, तो हमारा हो गया 5000 हो गया। ठीक है, अब 5 हो गया तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, अब बात क्या है कि जाति मान, जाति मान वही संख्या होती है जो पूछी जाती है। तो ये किसने भी स्थान पे हो, 1000, लाख, सवा लाख, करोड़, अरबों, कितनों भी संख्या पे हो, उस स्थान पे उसका मान वही होगा। तो 5 पूछा है, तो अब आप लोग क्या करिए, 5000 में से 5 घटा दीजिए। ठीक है, अब इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि ये लास्ट प्रश्न था। अब इतना बता दिए तो इतने के बाद आप लोग क्या करिए, इसका उत्तर बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा और चौथा। कहाँ देंगे इसका उत्तर? कमेंट में देंगे। ठीक है, कमेंट में देंगे, कमेंट में इसका उत्तर देंगे सही सही। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कल के उत्तर कितने लोगों का सही हुआ है। देखिए, उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लें, ताकि घंटी का बटन इसलिए दबाइए ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से शेयर कर दीजिए। एक ग्रुप फुल हो गया, दूसरा भी फुल होने वाला है। और जो लोग नहीं जुड़े हैं तुरंत ग्रुप में जुड़ जाइए, परमा एजुकेशन के मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों को वहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कल के जो उत्तर थे वो कितने लोगों के सही हुए हैं। देखिए, कल का उत्तर यही प्रश्न यही था कि कोहलर ने अपना अधिगम सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए किस पे प्रयोग किया था? तो पहला हमारा उत्तर ही जाएगा, पहले के साथ जाएगा, सुल्तान नामक चिंपांजी पे किया था। तो राइट आंसर पहला था। आइए देखते हैं कितने लोगों का सही हुआ। देखिए, उमेश पटेल जी का जो आया है उत्तर यहाँ पे, उमेश पटेल जी का पहला जो कि राइट आंसर है, सुल्तान नामक बंदर पे किया था, और यहाँ पे चिंपांजी पे। और दीपा सिंह का भी देखिए 23 का पहला आया जो कि राइट आंसर है। यहाँ पे रामरती प्रजापति जी का भी देखिए 23 का पहला आया जो कि राइट आंसर है, सुल्तान नामक चिंपांजी पे किया था कोहलर ने। बीनता जी का भी देखिए 22 का आया जो कि एक प्रश्न पीछे चल रही थी, लेकिन यहाँ पे राधा साहू जी का भी देखिए 23 का पहला आया जो कि चिंपांजी नामक सुल्तान पे किया था। अब देखिए वैष्णो जी का भी 23 का पहला आ गया है जो कि राइट आंसर है इनका भी। और यहाँ पे धर्मेंद्र कुमार जी का भी देखिए आ गया। देखिए, धर्मेंद्र जी का भी उत्तर सही ही आया है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने प्रश्न पढ़ा, लेकिन पहले कुछ प्रश्न को डाउट होते हैं, लेकिन उसे भी क्या करती है, क्या करिए आप उस प्रश्न को पढ़िए, फिर इसके बाद उसे देखिए क्या होता है, क्योंकि हर एक प्रश्न कुछ ना तो कुछ कहता है, कोई शब्द एक जैसा मिलता जुलता नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए अनिता वर्मा जी का देखिए इनका भी 23 का क्या है, पहला आया जो कि राइट आंसर है। और वैष्णो जी का भी देखिए राइट का यहाँ पे 23 का राइट है। और यहाँ पे देखिए राधा साहू यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बीनता कुमारी जी का, बीनता जी का भी देखिए यहाँ पे 23 का यहाँ पे आया है, पहला आया है जो कि राइट आंसर है। और राधा जी का यहाँ पे देखिए गुड नाइट, आपको अभी बोल दिया जाएगा गुड नाइट। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे वैष्णो सिंह का देखिए आएगा, सभी सही हुए। देखिए, इनका सबसे उच्च स्कोर रहा आज का, क्योंकि इन्होंने 23 में से 23 सही किए हैं। आप लोग आज के उत्तर बताइएगा कि आज आपके कितने सही हुए हैं। देखिए, वैष्णो सिंह का देखिए आ गया यहाँ पे 23 का पहला जो कि राइट आंसर है। थैंक यू सर, आपको भी, क्योंकि आप लोग क्लास में हमेशा बने रहते हैं तो प्रश्न बनाने में भी अच्छा लगता है। अब देखिए नाइस क्लास था जी, थैंक यू। और यहाँ पे पूजा जी का आज मेरे सभी सही, देखिए इनके भी सही हुए हैं, एकदम उच्च स्कोर इनका भी रहा। और अनिता जी का, वर्मा जी का गुड नाइट अभी बोल दिया जाएगा, उससे पहले देख लेते हैं कितने लोगों का बचा है। देखिए, आपकी क्लास सभी अच्छी रहती है, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए ये तो कम, यहाँ पे चिंपांजी था, देखिए चिंपांजी तो होगा ही, सुल्तान नामक चिंपांजी था, आपका भी सही है। और यहाँ पे देखिए दिलीप कोहली, थैंक यू सो मच। क्लास देखिए आप लोग आते हैं क्लास में तो थोड़ा साहस बनता है, और आप लोग अपना कमेंट करते हैं जब कि ऐसा प्रश्न होना चाहिए, तो और भी साहस बनता है। तो अपना इस बता दीजिए राय कि कैसे प्रश्न होना चाहिए। रिया जी का 23 का सुल्तान नामक चिंपांजी का जो कि राइट आंसर है। यहाँ पे पिंकी सिंह का भी आया है, यहाँ पे 23 का पहला जो कि राइट आंसर है। बीनता कुमारी जी का भी, देखिए बीनता जी का भी आ गया है 23 का पहला जो कि राइट आंसर। कमेंट में भी अपना स्कोर आप लोग बता दीजिएगा कि स्कोर आपका कितना हुआ है, आज का 17 में कितने सही हुए हैं। वैष्णो जी का भी देखिए 23 का पहला है जो कि राइट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे वैष्णो सिंह का फिर आया है पहला, और राधा साहू जी का भी नाइस क्लास, थैंक यू आपको। और राधा जी का भी यहाँ पे देखिए 23 का पहला है जो कि राइट आंसर इनका भी आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं, सरिता जी का भी 23 का पहला है जो कि राइट आंसर है। वैष्णो जी का नाइस क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे रामवती
पति जी का भी ए आया है, यानी 23 का पहला जो कि राइट आंसर है सुल्तान नामक चिंपांजी पे। अब पूजा जी का भी आ गया है 23 का पहला, और यहाँ पे देखिए इनका भी गुलशन जी का भी आ गया है 23 का पहला सुल्तान नामक चिंपांजी पे। विजय पांडे जी का भी आ गया है 23 का। यहाँ पे देखिए 23 में से इन्होंने कितना सही किया था, 19 सही किया था। इनका 2 प्रश्न आज गलत हो गया कल, और नहीं तो इनका सबसे अच्छा स्कोर रहता है। और विजय पांडे जी का देखिए 23 का पहला आया जो कि राइट आंसर है। तो बता दें कि उत्तर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। जल्दी पीडीएफ ये मिल जाएगा आप लोगों को टेलीग्राम पे। तो क्या करिए, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, और इसका उत्तर तो आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या होगा यहाँ पे, कि इसका उत्तर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, कौन सा होगा इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, अच्छे से तैयारी करिए।